हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, पिछले लेक्चर में समझा था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीएस्ट क्यों है, वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था, हम शेड्यूल्स की बात करेंगे। तो हम समझेंगे कि जो शेड्यूल्स हैं वो क्या है, किस तरीके से जो शेड्यूल पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा निर्माण हुआ तब 8 ही शेड्यूल्स थे और उसके बाद अब 12 शेड्यूल्स हैं। कौन कौन से नए शेड्यूल्स को ऐड किया गया, किस तरीके से वो ऐड हुए और कौन कौन से उनके पीछे अमेंडमेंट हुआ, हम उनको समझेंगे बाय डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं कि शेड्यूल में जो है जो चीजें आर्टिकल्स में नहीं रखी गई, सो उनको रखा गया कि इसमें शेड्यूल से कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो थी जिन्हें आर्टिकल्स में 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, उनमें नहीं रखा, उन सारी चीजों का रखा गया किसमें, शेड्यूल्स में। तो हम चर्चा करते हैं शेड्यूल्स की। सबसे पहले समझते हैं जो शेड्यूल पहला टोटल जो है वो 12 शेड्यूल्स है। सो पहले शेड्यूल में हम बात करते हैं किसकी, जिसमें कि स्टेट्स और यूनियन की चर्चा है। स्टेट एंड यूनियन या फिर यूनियन एंड स्टेट्स भी कह सकते हो। स्टेट्स और यूनियन की चर्चा क्या है, इसमें स्टेट्स के संदर्भ में बात की गई है कि स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं, उनके जो नेम है, उनका जो एरिया लोकेशन है, ठीक है, उनके जो नेम है। और सेम उसमें यूनियन का एरिया जो उनका उनके नाम्स हैं, उनकी बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज लोकेशन जो भी है, ठीक है, उन सब की चर्चा किसमें है, शेड्यूल में। पहले में शेड्यूल 1 में चर्चा है स्टेट्स और यूनियन की। सेकंड शेड्यूल की हम बात करें, सेकंड शेड्यूल में जो बात है वो किस चीज की, जो वेतन मिलता है, प्रेसिडेंट को जो वेतन मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को जो वेतन मिलता है, एमएलए को, क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती है जो, तो उस चीज की चर्चा जो है वो आर्टिकल्स में नहीं है। सो उस चीज की चर्चा किसमें, शेड्यूल्स में, ठीक है। एमोल्डमेंट्स और उनके जो भी सेवाएं मिलती हैं, ठीक है, प्रिविलेजेस और साथ में अलाउंस जो मिलते हैं उनको, इन सब की चर्चा किसमें है, शेड्यूल सेकंड में। किस किसके, प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी एक्स्ट्रा, प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा, प्राइम मिनिस्टर भी तो एमपी ही होंगे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर के नियुक्त किए गए होंगे। तो सब की चर्चा किसमें, सेकंड में। जो शेड्यूल थर्ड है इसमें चर्चा है शपथ की। जैसे कि हम देखते हैं जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर शपथ लेते हैं, कोई एमएलए एमपी होता है वो शपथ लेता है, पार्लियामेंट में आके लोकसभा में शपथ लेता है। तो उस सब की चर्चा किसमें, जो ओथ है, ठीक है, ओथ की चर्चा किसमें, शेड्यूल थर्ड में ओथ की चर्चा है। ओथ किसकी, सेम वही, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर एमपी जो भी होंगे उन सब की जो भी चर्चा होगी, जो उनकी ओथ होगी, जो शपथ होगी, उसकी चर्चा किसमें, थर्ड में। फोर्थ में देते हैं जो राज्यसभा है। तो राज्यसभा में हम सबको पता है कि राज्यसभा की जो इलेक्शन होती है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती, क्योंकि हम लोग वोट नहीं देते राज्यसभा में, हम वोट देते हैं सब लोकसभा। तो राज्यसभा की जो इलेक्शन होगी, ठीक है, उसमें जो सीट्स होंगी, किस स्टेट को, फॉर एग्जाम्पल यूपी एक स्टेट है तो यूपी को कितनी सीट दे दिए जाएंगी कि राज्यसभा के जो पर्सन है वो यूपी से कितने नियुक्त होंगे, बिहार से कितने होंगे, ठीक है, असम से कितने होंगे, त्रिपुरा से कितने होंगे, तेलुगु से, तेलंगाना से कितने होंगे। सो उन सब चीजों की चर्चा किसमें, सो स्टेट्स के लिए सीट है, सीट्स इन राज्यसभा किसके द्वारा, वाई स्टेट्स जहां फिर और यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी से और राज्य स्टेट्स में से, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा में कितने पर्सन को नियुक्त किया जाएगा, उसकी चर्चा है फोर्थ में। कि राज्यसभा में जो सीट्स हैं वो किस तरीके से रखी जाएंगी, किस तरीके से उनको हम डिफाइन करेंगे हर स्टेट के लिए, उसकी चर्चा किसमें, शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 5 में किसकी चर्चा है, शेड्यूल 5 में चर्चा है एससी एंड एसटी की, ठीक है, एसटी और एसटी की। जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी चर्चा किसमें, उनको शेड्यूल 5 में रखा गया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको रखा गया किसी जो शेड्यूल 5 में, ताकि हम उन्हें बेहतर से ट्रीट किया जाए। जैसे उनको रिजर्वेशन है, ठीक है, रिजर्वेशन दें और भी उनके लिए जो भी एक्स्ट्रा हमें कर सके, जैसे कुछ योजनाएं आती हैं उनके लिए, जैसे कि 2020 में फिर से उनका पीरियड बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया यूएससी का, ठीक है। तो उसकी चर्चा किसमें, फिफ्थ में। देन हम 6 देखते हैं, कुछ ट्राइबल एरियाज हैं। ट्राइबल एरियाज कौन कौन से, ट्राइबल एरियाज हैं जैसे कि ट्राइबल्स के एरिया असम है, असम में मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इनकी चर्चा किसमें है, ट्राइबल एरियाज कौन से एरिया होते हैं, जैसे कि हम जनजातियां पढ़ते हैं, भील हमारी जनजाति है, बोडो, ठीक है। तो जो जनजाति हैं उनके लिए कुछ ट्राइबल एरियाज बनाए जाते हैं, जिस एरिया में वही रहते हैं। सो उसको क्या किया जाता है, जैसे को उसको डायरेक्टली कहां से वो किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा उस पूरे क्षेत्र को जो होगा उसको जो गवर्न करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। ऑटोनोमस बना दिया जाएगा, एक स्टेट में एक ऑटोनोमस स्टेट एक और बना दिया, जैसे कि असम एक स्टेट है तो उसमें एक ऑटोनोमस स्टेट बना दी जाएगी जिसको डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल करेंगे। सो जो एरिया है ट्राइबल उसको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। सो कहां कहां पे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में
है। सो उनकी चर्चा किसमें, इसमें शेड्यूल 6 में। देन हम देखते हैं शेड्यूल 7 में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। सो जब हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ पावर तो हम बात करते हैं किस चीज की, कि जो कि सेंटर के लेवल पे जो पावर्स हैं उनको डिवाइड करना, जैसे कि एग्जीक्यूशन में, पार्लियामेंट में हम देखते हैं जैसे एग्जीक्यूशन में, लेजिस्लेचर में जितने भी हैं अपोजिट और रूलिंग पार्टी, ठीक है वो, और जो रनिंग पार्टी होती है उसमें, और जुडिशरी में पावर जब डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। वैसे हमने सेम पढ़ा था डिवीजन ऑफ पावर, जब हम सेंटर और स्टेट में पावर का विभाजन करते हैं उसे हम कहते हैं, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। सो उसकी चर्चा किसमें, जब हम 7th शेड्यूल देखते हैं, शेड्यूल 7 देखते हैं, तब उसमें चर्चा है किस चीज की, जो कि पावर का डिवीजन है, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर हम कैसे समझते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ लिस्ट आती है जिसको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, देन हमारे पास आती है कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। जैसे कि एक एग्जांपल एग्जांपल समझते हैं यूनियन लिस्ट में, जैसे कि हम आर्मी की बात करें तो आर्मी, स्टेट की बात करें तो पुलिस, और अगर कनकरेंट की बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं यूपीएससी हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यूनियन लिस्ट में क्या होता है कि वह सारी चीजें जो कि सेंटर कंट्रोल करता है, ऐसी पावर्स जो कि सेंटर के पास है, टोटली सेंट्रल के द्वारा कंट्रोल की जाती है। स्टेट लिस्ट में जो कि टोटली स्टेट के द्वारा, और यू कनकरेंट में हम क्या करते हैं कि कनकरेंट में उन चीजों को रखा जाता है जो कि स्टेट और सेंटर दोनों ही मिलकर उस चीज पर जो कि उसका डिसीजन होगा वो दोनों मिलकर लेंगे। सो उस पर कनकरेंट लिस्ट में टोटल कंट्रोल जो होगा वो ना सेंटर का होगा ना स्टेट का होगा, दोनों मिलकर उस पर डिसीजन लेंगे। जबकि यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीजें होंगी इसमें कम से कम 100 प्लस चीजें होंगी, 100 से ज्यादा चीजें होंगी। इसमें भी 60 to 70 जो होगी लिस्ट होगी इसमें भी, और इसमें अभी इतनी ज्यादा चीजें ऐड नहीं है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो भविष्य के लिए रखा गया कि जब हमें जरूरत हो, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड है लेकिन इतनी नहीं जितनी इन दोनों में है। तो सबसे ज्यादा इसमें यूनियन लिस्ट में जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है वो कौन करेगा, सेंटर करेगा। सो इस चीज की चर्चा डिवीजन ऑफ पावर है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट की जो चर्चा है वो किसमें है, शेड्यूल 7 में। देन हम देखते हैं शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में क्या है, जो लैंग्वेजेस हैं 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उनकी चर्चा है। 22 लैंग्वेज के बारे में हमने पहले पढ़ा था, हमने जब मैप सीरीज में पढ़ा तो मैप में हमने पढ़ा था 22 लैंग्वेजेस। आप चाहें तो वो आप हमारा वो लेक्चर देख सकते हो, उसमें हमने लैंग्वेजेस को बहुत इजी तरीके से बताया, आप आराम से उनको लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो किस तरीके से कौन सी भाषा कहाँ से ली गई। जैसे कि हम समझते हैं कश्मीर से कश्मीरी ली गई, पंजाब से पंजाबी, सिंध से सिंधी, नेपाल से नेपाली, अगर मिथिला देखी जाए तो यूपी से मिथिला ली गई, ठीक है, उड़ीसा से उड़िया, वेस्ट बंगाल से बंगाली ली, असम से आसामी ली, ठीक है, बोडो लैंड है जो असम में वहां से बोडो ली, गुजरात से गुजराती, महाराष्ट्र से मराठी। सो हमने डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ इसमें, आप देख सकते हो इसको। सो हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उनको रखा गया 8th शेड्यूल में। सो 8th शेड्यूल में जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको किसमें रखा गया, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 22 इंडिया की उन्हें रखा गया शेड्यूल 8th में। देन हम देखते हैं जो 9th शेड्यूल है, ये 8 की 8 जितने भी हैं, ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो ये 8 के 8 जो शेड्यूल्स थे ये पहले से थे, लेकिन 9th से आगे जो 4 शेड्यूल्स हैं इनको बाद में ऐड किया गया। हमने समझते हैं 1 1। जैसे कि हमारा पहला जो अमेंडमेंट हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ हमारा, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ हमारा 1951 में, जबकि प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहला अमेंडमेंट किया गया 1951 को, जिसमें क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म्स। सो 9th में क्या रखा गया, जो 9th शेड्यूल है इसमें रखा गया लैंड को, जो लैंड डिस्प्यूटेड जो जितने भी जो भी लैंड से रिलेटेड इश्यूज है उनको रखा गया 9 में। और लैंड रिफॉर्म्स किस लिए किए गए, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरी कोई लैंड है, ठीक है, और गवर्नमेंट चाहती है कि वहां से एक हाईवे निकले, तो वो तो मेरे हक में होगा क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट था पहले वो, लेकिन इसके बाद वो फंडामेंटल राइट हटा दिया गया, ठीक है। पहले जो 31 में था फिर इसको हटा के 300 के ए पार्ट में इसको ऐड किया गया और 9th शेड्यूल बनाया गया लैंड रिफॉर्म, जिसमें कि अब लैंड जो है वो मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ एज अ कानूनी राइट है, ठीक है, मेरा कानूनी राइट है, कानूनी जो मेरा राइट है वो तो है वो, लेकिन वो मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है। मैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि मेरा लैंड एक्वायर करना, वो कर सकते हैं, उसके बदले में मुझे जो भी वहां का रेट होगा वो दे दिया जाएगा और वो लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, हम स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। अब उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन पहले क्या करते थे, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। इसीलिए 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट करके
लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, जिसके थ्रू क्या गया कि लैंड को जो है वो फंडामेंटल राइट से हटा के उसे अभी जो है कानूनी जो कि राइट बना दिया गया, जिसके थ्रू कि अब गवर्नमेंट चाहे तो आपकी लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। और इसी के साथ हम ये भी समझेंगे कि 9th शेड्यूल में जिस भी चीज को हम ऐड करते थे उसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको उसमें वर्डिक्ट नहीं दे सकता था, ये भी इसमें था नहीं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखा तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वर्डिक्ट दी कि अब हमारे पास इतनी पावर्स हैं, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप चेंज करोगे सो 9 में जितनी भी चीजों को आप ऐड करोगे उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी नहीं रखता था, क्योंकि ये इधर रिफॉर्म किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अगर ऐसा ही हुआ तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज किया जा सकता है, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे कुछ ऐसी स्कीम्स लाई जिसकी वजह से कि बेसिक स्ट्रक्चर को खतरा था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो है उसको खतरा था। उसको देखते हुए क्या किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 9th में जितने भी चीजें आप ऐड करोगे हम उन्हें भी उन पर भी वर्डिक्ट देना स्टार्ट करेंगे और हम वर्डिक्ट उस पर दे सकते हैं। तो 9th में हमने ये देखा। 10th को हम देखेंगे। जब हम 10th की बात करते हैं तो हम जो राजीव गांधी थे उनके बारे में बात करते हैं। सो राजीव गांधी ने उन्होंने क्या करा 52nd अमेंडमेंट में 52nd अमेंडमेंट किया गया, जिसको हम 10th शेड्यूल में रहते हैं। 10th शेड्यूल में क्या हुआ 52nd अमेंडमेंट हुआ। 52nd अमेंडमेंट हुआ 52nd अमेंडमेंट हुआ। 52nd अमेंडमेंट किस लिए हुआ कि एंटी डिफेक्शन को लाया गया। एंटी डिफेक्शन क्या था, फॉर एग्जाम्पल कि जब पहले देखा जाता था कि आप एक जैसे कि गवर्नमेंट में हो, ठीक है, एक पार्टी में से पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन क्या करते थे कि पार्टी सोच क्या करती थी इस चीज को कि जैसे कहीं और से पैसा मिला, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी एक ए और बी दो पार्टी, तो ए पार्टी के जो पर्सन है वो बी पार्टी ने अगर उनको पैसे दिए तो वो पार्टी क्या करती थी कि ए पार्टी से जो इस्तीफा देकर बी पार्टी को ज्वाइन कर देती थी। इस तरीके से क्या हुआ था कि जो पॉलिटिक्स होता था उसमें पैसे का जो लेन देन था वो अधिक बढ़ रहा था, जिसके चक्कर में क्या था कि जो मेनली जो बेसिक जो स्ट्रक्चर था उसका पार्लियामेंट का जो पॉलिटिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर था वो हार्म हो रहा था। इसलिए राजीव गांधी जो है 52 अमेंडमेंट लेकर आए कब 1985 में, और इसमें क्या किसको लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ को। सो एंटी डिफेक्शन लॉ की चर्चा जो है वो है किसमें शेड्यूल 10th में, एंटी डिफेक्शन लॉ की चर्चा। सो शेड्यूल 10th में किसकी चर्चा एंटी डिफेक्शन लॉ जो राजीव गांधी लेकर आए 1985 में। 52nd अमेंडमेंट हुआ। 52nd अमेंडमेंट के थ्रू एंटी डिफेक्शन को लाया गया, ताकि जब कोई भी पर्सन एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा, जहां पर एक पार्टी को छोड़ के पैसों के चक्कर में दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाएगा। और एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे ही लगेगा तो उस पर्सन की जो मिनिस्ट्री जिस पद पे वो होगा वो भी उससे छीन लिया जाएगा, ठीक है, वो भी रिपील हो जाएगा और वो कभी भी फिर से मिनिस्टर नहीं बन सकता। सो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया इसलिए ताकि जो पॉलिटिक्स में जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, इसलिए जो शेड्यूल 10th है 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। देन हम देखते हैं 11th में क्या हुआ 1993 में, ठीक है, 1993 में 73rd अमेंडमेंट किया गया। 73rd अमेंडमेंट किया जिसके थ्रू क्या किया गया 11th शेड्यूल में पंचायत सिस्टम जो है किसके बारे में चर्चा की गई पंचायत के बारे में। तो पंचायत जो है पंचायत की जो चर्चा है वो है 11th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल 1993 में 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जो पंचायत जो है उसको ऐड किया गया 11th शेड्यूल में, ठीक है। और 12th शेड्यूल में हम देखते हैं 12th शेड्यूल 1993 74th अमेंडमेंट। 74th अमेंडमेंट हुआ किसके लिए, इसमें ऐड किया गया म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया, ठीक है। सो 11th शेड्यूल में हमने देखा कि पंचायत को ऐड किया गया 1993 के 73rd अमेंडमेंट के थ्रू, और वैसे ही सेम 1993 में 74th अमेंडमेंट किया गया किसके मुनिसिपैलिटीज के लिए। सो हमने देखे 12 शेड्यूल से, पहले शेड्यूल में हमने समझा स्टेट्स और यूनियन की चर्चा थी। सेकंड शेड्यूल को हमने देखा जिसमें कि उसमें जो अलाउंस थे प्रिविलेजेस थे एमोलमेंट्स थे जिसको हम वेतन कहते हैं उनकी चर्चा थी। देन हमने 3rd अमेंडमेंट से देखा ओथ जो थी, ठीक है, ओथ की चर्चा थी, जितनी भी ओथ जो भी, ठीक है, ओथ होती है प्रेसिडेंट की किस तरीके से होती है, शपथ जिसको हम कहते हैं शपथ ग्रहण, ठीक है, उसकी चर्चा थी। देन हम उसके बाद देखते हैं 3rd तक हमने देखा। 4th में हमने देखा कि राज्यसभा के लिए जो सीट्स हैं स्टेट में और यूनियन में कितनी है, किस तरीके से वो रखी जाएंगी उनकी चर्चा। 5th में हमने देखा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, ठीक है। 6th में हमने देखा किस चीज के बारे में हमने देखा कि जो शेड्यूल एरियाज हैं जैसे असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम 4 स्टेट्स में जो ट्यूबल एरियाज हैं, ठीक है, उनके चर्चा को हमने समझा। देन हमने देखा कि 7th में हमने क्या देखा जो डिवीजन ऑफ पावर है स्टेट और सेंटर में जो पावर का जो डिवीजन हो रहा है उसको हमने समझा, जैसे किस तरीके से यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रेस लिस्ट काम करते हैं। देन हम 8th में देखा हमने लैंग्वेजेस के बारे में 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिनको 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, ठीक है। 22 लैंग्वेजेस हैं जैसे कि हिंदी मराठी तमिल तेलुगु जो भी है, ठीक है, उन सबको ऐड किया गया। देन हम 9th में देखते हैं 9th में जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे पहले जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट किया, किसके रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड। सो नाइन्थ में एक और चीज समझी कि नाइन्थ में जिस भी रिफॉर्म्स को अमेंडमेंट को रखा जाएगा उसको पहले सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट नहीं कर सकता था, ठीक है, लेकिन अब उसको सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर वर्डिक्ट दे सकता है। देन हमने देखा 10th हमने देखा, ठीक है, सो 10th में हमने देखा 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, किसके थ्रू, राजीव गांधी के द्वारा। किस तरीके, किसके लिए, जो स्टेबिलिटी है पॉलिटिक्स में उसको मेंटेन किया जा सके, और जो आदान प्रदान हो रहा है पैसों का, ठीक है, पॉलिटिक्स में, और जो मिनिस्टरों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लाया जा रहा है उसको बंद किया जा सके। इसमें हालांकि ये भी होता है कि अगर एक पार्टी के सारे सदस्य या फिर 1/3 ऑफ द पर्सन जो पार्टी के हैं वो दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाए तब वो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। जहां फिर ये भी कह सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ तब नहीं लगता जब एक पार्टी दूसरी अलायंस करती है, ठीक है, अलायंस करने पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ वो नहीं लगता। और थर्ड हम देखते हैं एक सिंगल पर्सन जब किसी इलेक्शन में खड़ा हो और वो किसी पार्टी से ना हो और सिंगल इंडिपेंडेंट लड़ रहा हो, वो भी किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, और वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है तभी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ आर्टिकल्स में है, उसकी पूरी विस्तार में चर्चा करेंगे। 1993 जो 11th शेड्यूल में पंचायत जो सिस्टम है, पंचायती सिस्टम को रखा गया, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट हुआ 1993 में। सेम 1993 में 74th अमेंडमेंट हुआ, म्युनिसिपैलिटी की चर्चा, म्युनिसिपैलिटी को रखा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि प्रियम्बल क्या है और प्रियम्बल के जो वर्ड्स हैं उन्हें डिटेल में समझेंगे। हम इसमें प्रियम्बल को ऐड कर सकते थे, लेकिन प्रियम्बल जो है एक बड़ी वीडियो होने वाली है क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें डिटेल में समझना होता है। सो उनको समझने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। सो अगर वीडियो बनेगा तो लंबी 1 घंटे तक चली जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और हमारे साथ जुड़े रहिए और कोशिश करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें शेयर करें जितना आप कर सकते हो ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी ला सकें। सो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।